नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हमारी आज की कहानी एक मजदूर परिवार की लड़की की दर्द भरी कहानी है। मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो मैं हर रोज लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। सुबह का समय और उस पर पंछियों का चहचहाना मुझे बेहद पसंद है। उस पर चलने वाली ठंडी ठंडी पुरवाई सब मिलाकर मेरी सुबह को खूबसूरत बना देते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ? मैं क्या कोई उच्च अधिकारी हूँ किसी जिले की जो खुद को इतनी महत्ता दे रही हूँ? तो आपको बता देती हूँ कि मैं कोई उच्च अधिकारी नहीं, बस एक आम साधारण सी लड़की। नाम है मेघा। मेघ के समान श्यामल वर्ण, ये नाम ये पहचान दी है मेरी पालक अविवाहिता माँ नीलिमा ने। नीलिमा माँ जिनके आसपास ही मेरी दुनिया है, उनका मेरे पास आना किसी रहनुमा से कम नहीं था। मुझे जब से उनका साथ मिला मेरी तो दुनिया ही बदल गई। लोग कहते हैं जन्म देने वाले माँ बाप से ज्यादा लाड प्यार हमें कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है उसके आधार पर मैं कहती हूँ जरूरी नहीं सिर्फ रिश्ते खून के ही सच्चे हों, रिश्ते तो दिलों से बनते हैं, फिर चाहे वो खून के हों या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीलिमा माँ, आप अगर मुझे नहीं मिलती, मेरा हाथ नहीं थामती, मुझे सहारा नहीं देती तो आज मैं भी किसी रेड लाइट एरिया में लोगों के मनोरंजन का साधन बन खड़ी हो उनके चुभने वाली नजरों और मन बेदने वाले शब्दों का शिकार हो रही होती। कितनी कठिन जिंदगी होती मेरी आपके बिना, जिसके बारे में सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। एक 10 साल की लड़की थी मैं जब मैंने जीवन में दुखों के रंग देखे। क्या उम्र थी मेरी, मात्र 10 वर्ष, और रंग श्याम। एक मजदूर परिवार की 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की लड़की। बड़ी बहन दिखने में अच्छी थी, सुंदर थी, सो सब की लाडली थी, और मैं श्यामल रंग की, इसलिए माँ पापा मुझसे त्रस्त रहते। 2 भाई भी थे मेरे जो अपना बचपन शान से जीते। जीजी मुझसे 3 साल बड़ी थी, उनसे छोटी एक और लड़की थी जो भगवान को प्यारी हो चुकी थी, इसलिए मुझमें और जीजी में इतना अंतर हो गया। जब सूरज डूबने पर सारी दुनिया सो जाती थी तब मेरे माँ पापा की बातें सन्नाटे को तोड़ती थी, जो कभी कभी मेरे कानों में पड़ जाती। पापा अक्सर जीजी को बाजार दिखाने की बात किया करते थे और माँ उनकी बातों को टालते हुए कहती थी, अभी ज्यादा जल्दी है, अभी बाजार दिखाओगे लड़की को तो मनचाही बात ना बनेगी। लड़कियों की तो सुंदरता ही भावे है जमाने को, और अपनी लड़की के तो उभार भी ना ढंग से हुए हैं, और फिर महीने में शुरू हो जाए तो कछु बात बने। उनकी बातें बाल सुलभ मन को उस पल समझ नहीं आती थी। वो किस बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ समझ थी इतनी कि बाजार दिखाने के नाम पर हमारे समाज का एक विशेष तबका मजबूरी में या रिवाज के नाम पर अपनी लड़कियों को दुल्हन वाले हाट में बेच देता है, जो या तो उन्हें ऐसे घर में पहुंचाते हैं जिन घर में चिरागों की रोशनी मौजूद नहीं हो, या फिर उनसे खेल कर वेश्यावृत्ति के कारोबार में धकेल देते हैं। लड़कियों के जन्म पर वहां उत्सव इसलिए मनाए जाते हैं ताकि उन्हें आगे आर्थिक लाभ हो सके। एक दिन सुबह सुबह माँ जीजी को खूब सजा संवार कर रही थी। जीजी भी खूब मन लगा करके सज रही थी। लाल लिपस्टिक, माथे पर बिंदी, तो कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियां, तो पैरों में पायल। दुल्हन की तरह श्रृंगार किया था दीदी का इतना सजता संवरता देख बाल मन भी ललचा गया। माँ से सजने की जिद मैं भी करने लगी। माँ ने खिसिया कर गालों पर थप्पड़ जड़ दिया, फरमान सुनाते हुए कहने लगी, सजना संवरना तो गोरी लड़कियों पर शोभा देता है, तुझे सजकर तमाशा थोड़े ही बनाना है अपना। बाल सुलभ मन कहाँ माँ की बातों का बुरा मानता है। सो मैंने भी नहीं माना और फिर भी सज समझ कर दीदी के साथ जाने की जिद करने लगी। वहीं पैर पटक कर बैठ गई थी और माँ पापा को गुस्सा दिखाने लगी। बाजार देखने का मोह मन में जोर पकड़ रहा था। मेरे मोहल्ले पड़ोस की लड़कियां
लड़कियां बाजार तो जाती दिखती थी, लेकिन बाजार से वापस आती नहीं दिखाई देती थी। मन सवालों से घिर जाता था मेरा। आखिर बाजार में ऐसा क्या है जो सब वहां सज समझ कर जाती हैं, लेकिन कोई लौट करके नहीं आती हैं। कितनी ही रस्में कराई जाती थी घर से निकलते समय। थापे देना जो समृद्धि का प्रतीक था, तो वहीं अनाज की बारिश करना जिससे उनके घर से जाने के बाद भी घर धन धान्य से भरपूर रहे। द्वार पूजा, गौ पूजा और सबसे अंत में मुड़कर ना देखना। ना जाने कितनी ही रस्में निभा कर लड़की जाती थी। ठाठ से सवारी निकाली जाती और सड़क पर जाकर एक गाड़ी में लड़की अपने पिता के साथ जाकर के गाड़ी में बैठ जाती। फिर लौटकर चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखे उसके पिता ही लौट कर आते। वो लड़की बाजार की गलियों में ना जाने कहां गुम हो जाती और मैं सोचा करती उसे रास्ता नजर नहीं आता, या फिर कोई दूसरा रास्ता पकड़कर दूसरे रास्ते पर चली जाती किसी गुमनाम मंजिल की तलाश में। क्या बाजार की रौनक इतनी लुभावनी होती है जो एक बार जाने के बाद वहां से निकलने का मन ही नहीं करता। मैं इन्हीं जवाबों की तलाश में अपने बाल मन को भटकाए रहती, लेकिन कोई उचित जवाब नहीं मिलता जो मेरी बाल मन की जिज्ञासा को शांत कर सके। अपने छोटे से घर के आंगन में पैर पटक कर बैठी हुई मैं जब चुप नहीं हुई तो पापा ये कहकर मुझे भी बाजार ले गए। बड़ी बहन का मोह है, शायद इसलिए जिद कर रही है। एक बार दिखा ही लाता हूँ, इससे हमें भी ये पता चल जाएगा छोरी को आगे पालना भी है या नहीं। उस पर मासूम मन में ये बातें समझ नहीं आई थी। क्यों कहा था मेरे खुद के पिता ने ऐसा? क्या सच में वो मेरे पिता थे, या मोल लिया था मुझे, या फिर यूं ही सड़कों से उठाकर पाल लिया था? कहाँ मन इन सवालों में उलझता था। पापा की बात सुनकर ही मन खुशी से बावरा हो गया। जब जीजी के साथ मैं भी हाट जाऊंगी, अब मुझे पता चलेगा हाट में जाने वाली सजी संवरी लड़कियां क्यों वापस नहीं आती हैं। मैं भी थोड़ा बहुत लाली लिपस्टिक कर पापा और जीजी के साथ वहां से हाट के लिए निकली। रास्ते में जो भी जान पहचान का मिलता तो उन्हें मुस्कुराते हुए उत्साह में दुआ सलाम करने लगती, हाल चाल पूछ लेती। हाल चाल पूछते हुए मेरी नज़र गाड़ी के दूसरे छोर पर पास बैठी जीजी पर पड़ी, जो डरी सहमी घबराई सी सिमटी हुई बैठी हुई थी। उनको देखते ही मेरी सारी खुशी फुर्र हो गई। मन में ख्याल आया, अब इस फेहिस्त से मेरी जीजी भी शामिल हो जाएंगी। बाजार की उन गलियों में मेरी जीजी भी घूमने निकल जाएंगी और फिर कभी लौट कर घर वापस नहीं आ पाएंगी। सोचकर ही मन भर गया मेरा और मैं जीजी के गले लग गई। जीजी भी मुझे पाकर रोने लगी थी। ये देख पापा चिल्लाते हुए कहने लगे, ज्यादा आंसू ना बहा, नहीं तो सारा साज सिंगार बिगड़ जाएगा और फिर हाट में कौड़ियों के भाव ले जाना पड़ेगा तुझे। ऐसे में बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। मुझ पर चिल्लाते हुए पापा ने मुझे जीजी से अलग होने के लिए कहा और मैं चुपचाप जाकर एक ओर बैठ गई। कुछ देर बाद ही पापा ने गाड़ी रुकवाई। मैंने उत्साहवश नजर उठाकर देखा तो वो हाट बिल्कुल अलग जान पड़ा मुझे। वहां ना ही कोई खिलौने की दुकान थी और ना ही कोई मिट्टी के बर्तनों की सजावट भरी टपरी, ना ही कोई कपड़े लत्ते दिखाई दे रहे थे और ना ही कहीं आटा दाल का ढेर दिखाई दे रहा था। उस हाट में बस एक ही बात नजर आ रही थी, वहां मेरी जीजी की तरह और भी कुछ लड़कियां सजी संवरी बनी ठनी खड़ी हुई थी, जिनके आसपास कुछ एक लोगों की भीड़ लगी थी। उनके साथ इक्का दुक्का महिलाएं भी थी जो लड़कियों को अपने साथ एक कपड़ों की चार दीवारी से बनी झोपड़ी में ले जाती और कुछ देर बाद वापस ले आती। फिर वो साथ आए व्यक्ति से इशारे में कुछ कहती थी और बनी ठनी लड़की के पिता की ओर एक सफेद लिफाफा बढ़ाती, जिसे लेकर वो लड़की को उनके साथ भेज देते। ये कैसी रीत है, कैसा रिवाज है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन बाल मन अपनी बचपन की हमराज जीजी से बिछड़ने के ख्याल से दुखी होने लगा था। कुछ ही देर में जीजी के साथ भी वही सब घटना घटने लगी जो मैं अब तक दूर से दूसरी लड़कियों के साथ घटता देख रही थी। मेरी जीजी को भी एक महिला के साथ उसी कपड़ों की चार दीवारी में जाना पड़ा। वहां जाकर क्या होता था मुझे नहीं पता था। जिज्ञासा हुई जानने की, सो जीजी के पीछे मैं भी चली गई। अंदर जाकर एक महिला को दूसरी महिला की अस्मिता का माप करते हुए पाया। सहम गया था बाल मन ये दृश्य देखते हुए। मैं तुरंत दौड़कर बाहर आई, सहम कर अपने पापा के पीछे खड़ी हो गई।
इस उम्मीद से शायद पापा के पीछे मैं सुरक्षित रहूंगी, लेकिन गलतफहमी ही थी ये मेरी। मैं समाज के जिस तबके से थी वहाँ कोई भी रिश्ता सुरक्षित नहीं था। कुछ ही देर में जीजी चली आई। उनके चेहरों के भाव देख मैं उनके मन को समझने की कोशिश कर रही थी। इतना ही समझ आया मुझे जीजी को उस महिला का उनके साथ अंदर होना अच्छा नहीं लगा था। उस महिला के साथ जो व्यक्ति खड़ा था वो लगातार मेरी ओर ही देखे जा रहा था। उसका घूरना मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा था। घबरा कर ये सोचा पापा के पीछे छुप गई मैं, अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा। पापा उस महिला और उसके साथ खड़े व्यक्ति से बात करने लगे और मैं अपने ही ख्यालों में उलझी और देख हार्ट का नियम समझने की कोशिश करने लगी। हार्ट का एक नियम मुझे समझ आया था, एक बार लड़की को उन 4 दीवारियों के अंदर जरूर जाना होता। मैं सोच में गुम थी, तभी कुछ ही देर में पापा की आवाज सुनाई दी। वो मुझसे कह रहे थे, श्यामली बहुत किस्मत वाली है जो तुझे जीजी के साथ ही रहने को मिलेगा। अब तुम हमेशा अपनी जीजी के साथ ही रहोगी। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन फिर मैं बाकी सबसे दूर हो जाऊंगी ये सोचकर मन डर से सिमट गया। उस आदमी ने पापा को भी एक लिफाफा थमाया जिसे पापा ने हंसते हुए थाम लिया। जीजी और मैं उस औरत उसके साथ आए एक आदमी के साथ चल दिए, जो हमें कुछ दूर खड़ी एक गाड़ी के पास ले गया। वो महिला हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी। चेहरे पर मधुर मुस्कान और आंखों में प्यार के लिए उस औरत ने जीजी का हाथ थाम लिया और उसके साथ गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। मैं भी अपनी जीजी के बगल में ही बैठ गई। उस आदमी ने गाड़ी दौड़ा दी जो एक बड़े से घर के सामने जा करके रुकी। हम सब गाड़ी से उतरकर अंदर बढ़ गए। सब कुछ मुझे नया जैसा लग रहा था। नया ही तो था, एक छोटे से मजदूर तबके की झोपड़ी से निकलकर अचानक से बड़े से घर में आना एक सपने जैसा ही तो था मेरे लिए। ऐसा सपना जिसका ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसके पूरे होने का तरीका किसी गुनाह से कम भी नहीं। मैं और मेरी जीजी दोनों अंदर चली आई। वो घर बेहद खूबसूरत था, जिसमें आधुनिक सुविधाएं मौजूद थी। घर में सामने एक थोड़ी बुजुर्ग महिला बैठी हुई, जिसे देखते ही हमारे साथ आए हुए लोगों ने देखते ही सलाम किया और हमसे भी करने को कहा। उस औरत ने हम दोनों को ही अपने पास बुलाया और जीजी को ओर घूरते हुए वो साथ आई और औरत से ही कहने लगी, रेवती अच्छे से माप तौल करके तो ही लाई है इस लड़की को। इस घर की बंसे बेल बढ़ाने में सक्षम होवेगी कि नहीं? दिखने में तो सुंदर लग रही है, कोई दाग धब्बा तो ना है शरीर पर? सुनकर कई सवाल मन में भर आए। वो बूढ़ी औरत किस बारे में बात कर रही है और जीजी को उस घर से क्यों लेकर के आए हैं वही पता चला। औरत का नाम रेवती है। जो उस बूढ़ी औरत से कह रही थी, सब देखभाल करके ही लाई हूँ इस मालिक की इस नई रखैल को। मालिक को भी ये ही भाई है। अब आप समय दिखवा लें अपने गुरु महाराज से, कब किस घड़ी और किस नक्षत्र में इसे मालिक के साथ कमरे में भेजना है। मैं उनकी बातें समझने की कोशिश कर इधर उधर देख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से ही मेरी दुनिया बदल गई। वहाँ हाँ, उठने बैठने खाने पीने से लेकर रहन सहन बात करने का तरीका सब कुछ दूसरी दुनिया को लग रहा था मुझे। मैं सब समझने की कोशिश कर रही थी, तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, जो फोन पर किसी से बात करते हुए कह रही थी, जी गुरुजी, जैसा आपने कहा वैसा ही किया गया है। दुल्हन वाले हाट से छोरे के वास्ते लड़की चुनकर घर आ गई है। आप अब सही समय देखकर बता दो किस समय दोनों का मेल होना सही रहेगा। सुनकर मैंने जीजी की ओर देखा, जो मेरे साथ ही घबराई सी खड़ी थी। शायद उन्हें समझ आ रहा था वहां किस बारे में बात हो रही थी। कुछ देर बात कर बूढ़ी औरत ने फोन रख दिया और रेवती से कहकर उसे कमरे में ले जाने के लिए कहा। मैं भी जीजी के साथ जाने लगी तो मुझे वहीं खड़ा रहने के लिए कहा गया। बूढ़ी औरत को सुनकर ही मन डर गया। मुझे यहाँ क्यों रोक लिया गया? मैं वहीं एक ओर सिमट कर खड़ी हो गई। ये जो मेरी अबूझ पहेलियों की शुरुआत भर थी। मैं वहीं खड़ी थी, तभी नजर एक बार फिर साथ आए उस व्यक्ति पर पड़ी, जो अभी भी मुझे घूरे जा रहा था। उसके चेहरे के भावों को देखकर मन सहम गया मेरा। उस बूढ़ी औरत के कहने पर वो व्यक्ति वहां से चला गया और मैं वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर बाद रेवती फिर से आई और मुझे अपने साथ ले गई।
घर की साफ सफाई का काम मुझसे कराने लगी और मैं डरी सहमी उस कार्य को चुपचाप करने लगी। एक दिन कार्य करते हुए कानों में जीजी की चीखें सुनाई पड़ रही थी, जिन्हें सुन मैं उनके पास जाने के लिए बढ़ गई, लेकिन रेवती ने मुझे रोक दिया। नहीं समझ आया ऐसा क्यों किया उसने। बहुत गिड़गिड़ाई जीजी के पास जाने देने के लिए, लेकिन नहीं जाने दिया। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया था। बात बात पर डपटना, गलती होने पर समझाने की जगह हाथ उठा देना। धीरे धीरे वहाँ रहने से घर के सारे काम करवाना रोज का काम हो गया था मेरा। धीरे धीरे वहाँ रहने से डरने लगी थी मैं और मेरी जीजी दोनों की दुनिया वहीं चार दीवारी बन गई थी। महीनों हो गए थे एक घर में रहते हुए भी। मैं मेरी जीजी से मिल नहीं पाई थी। उनके बारे में कुछ खबर नहीं थी मुझे वो कैसी हैं, उनके बारे में जानने की, मुझे उनके कमरे में जाने की मुझे मनाही थी। एक दिन मैं घर पर कार्य कर रही थी, तभी मेरी निगाह दूर से घूर रही दो आंखों पर पड़ी। वासना से भरी उन आंखों को मैं अब तक नहीं भूल पाई हूँ। कुछ देर ताकते रहने के बाद वो आंखें वहां से चली गई, लेकिन मेरा मन सहम गया। उस दिन एक बार फिर रेवती मेरे पास आई थी और मुझे बना संवारने लगी। उस समय तक इतना तो मुझे समझ आ गया था कि ये बनाव सिंगार यूं ही तो नहीं किया जाता, इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह जरूर रहती है। मेरी जीजी को भी यूं सिंगार और बनाव कर लाया गया था। उसके बाद भी उन्हें कभी कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया गया। हिम्मत कर मैंने रेवती से इस बारे में पूछा तो रेवती ने मुझे डपटते हुए कहा, तुम छोटे घर की लड़कियों के लिए सवाल पूछना उचित नहीं है। मैं चुप रह गई। नहीं समझ आया मुझे क्यों उचित नहीं है हमारा सवाल पूछना। और ये छोटा बड़ा तो घर ही होता है, इंसान तो एक ही जैसा होता है। वही हाड़ मांस की चमड़ी में लिपटा हुआ जिसकी रंग में लाल खून ही बहता है। तो छोटे बड़े इंसान में जब सब चीजें एक जैसी होती हैं तो फिर ये घर छोटे या बड़े से क्या फर्क पड़ जाना है। नहीं जवाब मिले मुझे और मैं चुप कर गई। कुछ देर के बनाव सिंगार के बाद रेवती मुझे भी एक कमरे में ले जाकर के छोड़ आई। उसके इस कदम से मैं सहम गई थी। जीजी के साथ भी ऐसा ही किया गया था और अब मेरे साथ भी वही प्रक्रिया दोहराई जा रही थी। एक 11 बरस की लड़की जिसे कभी किसी ने सही गलत नहीं समझाया, कभी उसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, उसे कैसे समझ आता अगले कुछ पलों में उसकी अस्मिता पर प्रहार होने को है। खेलने पढ़ने की उम्र में उसे जीवन के बीभत्स रूप देखने को मिलेंगे। बनी ठनी मैं कमरे में रखी चीजों को देख रही थी जो उस घर में रहते हुए भी मैंने कभी नहीं देखी थी। फूलों वाला नर्म बिस्तर, उसके एक ओर रखी कांच की बोतल जिसमें पानी जैसा कुछ रखा हुआ था। बोतल के पास रखा एक छोटा सा पैकेट जिसमें क्या था पता नहीं। कुछ ही देर में दरवाजा दोबारा खुला और एक आदमी चेहरे पर मुस्कान रखे अंदर आया। वो वही आदमी था जिसे मैंने कुछ घंटों पहले देखा था। डर के कारण कदम पीछे हटने लगे और वो चेहरे पर कुटिल हंसी रखे हुए आगे बढ़ने लगा। सहम गया था मन मेरा। अगले ही पल मैं उसकी गिरफ्त में थी और छूटने के लिए विनती कर रही थी, लेकिन गिरफ्त से छूटना रखेलों की किस्मत में कहाँ था। कसमसा कर रह गई थी मैं। 11 वर्ष की उम्र में बलात्कार का दंश झेला मैंने। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो बेसुध हो गई मैं। जब आंख खुली तो खुद को एक रेल की बोगी में कंबल से लिपटा हुआ पाया। अनजान जगह और लोगों की भीड़ देखकर मन सहम गया। बदन दर्द कर रहा था। जैसे तैसे उठकर बैठ गई। खुद पर नजर डाली तो सावस्त्र उन्हीं दुल्हन वाले वस्त्रों में पाया। कहा था मैं कैसे पहुंची, कहाँ थी मैं, कैसे पहुंची, यहाँ तक सवालों की झड़ी मन में लग गई। खुद में सिमटी हुई मैं रेल की उस बोगी में बैठी हुई यात्रियों की ओर ताक रही थी। रेल तेज रफ्तार से दौड़ रही थी और मेरी किस्मत न जाने किस गुमनाम मंजिल की तलाश में निकली थी जो रूठ चुकी थी। खगड़िया से लाकर किस्मत ने दिल्ली पटक दिया। रेल रुक चुकी थी और मैं सहमते हुए रेल से नीचे उतर आई। शरीर बेहिसाब दर्द कर रहा था और भूख प्यास के कारण जवाब देता जा रहा था। जान ना पहचान, मंजिल का ठिकाना नहीं। निरीह अकेले भीड़ में चलती हुई मैं एक बेंच पर जा कर के बैठ गई। कुछ समझ नहीं थी कि क्या करूं।
कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। जाने कितनी रेलगाड़ियां आई, कितनी चली गई, और मैं वहीं बैठी उन्हें जाते हुए देखती रही। पास ही पानी का टंकी था, सो पानी पिया तो भूख के कारण पेट दर्द करने लगा। पेट पकड़कर वहीं बैठ गई। दिन से रात हो गई, लेकिन मैं वहीं बैठ चारों ओर देख रही थी, इस उम्मीद से शायद ईश्वर किसी रहनुमा को भेज दे मदद के लिए। कुछ देर बाद आंखों के सामने किसी ने हाथ में पकड़ा सफेद रुमाल झटका और मैं मूर्छित होती चली गई। जब आंख खुली तो खुद को एक बार फिर बड़े से घर में पाया, जहां फिर सजी संवरी महिलाएं दिखाई दी, जिन्हें देख इतना तो समझ आ गया कि मैं एक बार फिर ऐसी जगह पर हूँ जहां लड़कियों को सजा संवार कर एक कमरे में भेज दिया जाता है और फिर वही दर्द वेदना शरीर को सहनी पड़ती है। सिमट गई मैं खुद में। मेरा मासूम बचपन उस सजी संवरी मुखौटे वाली लड़कियों में खो चुका था। मन उस बीभत्स दृश्य को याद कर सिहर गया और मैं वहां से भागने के बारे में सोचने लगी। इतना सरल नहीं था वहां से निकलना। चारों ओर देखती हुई मेरी नजर घर की खिड़कियों पर पड़ी और मैं उन्हें देख उम्मीद से भर गई। शायद यहाँ से मैं भाग सकूं। मैं सबके सोने का इंतजार करने लगी, लेकिन 24 घंटे होने पर भी वहाँ की रौनक कम नहीं हुई। उस घर में उतनी ही चहल पहल थी। कुछ और रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन वहाँ से निकलने के लिए कुछ समझ नहीं आया तो अपनी किस्मत समझकर उसे स्वीकार कर बैठ गई। अभी इतनी उम्र नहीं थी, सो मुझे लोगों के बीच नहीं भेजा जाता था, लेकिन महीनों में एक बार लड़कियों के साथ अदाएं सीखने के लिए जरूर भेज दिया जाता था। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी थी जो मेरी ही तरह मजबूरी में वहां थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ समझ बढ़ती गई। इसी समझ के साथ वहां से एक बार फिर लड़कियों के साथ बाहर जाते समय भागने की जुगत लगाई। जब बड़ी लड़कियां अपने कार्य पर थी और मैं उनके साथ ही लोगों से बात करने के तरीके, चलने फिरने के तरीके सीख रही थी, तभी चुपके से एक गाड़ी में जाकर छुप गई जो वहां से निकल रही थी। किस्मत एक बार फिर मुझे लेकर जा रही थी, लेकिन कहां, इस बात से मैं पूरी तरह अनजान थी। कुछ देर बाद गाड़ी फिर एक घर के सामने रुकी जो दिखने में अच्छा खासा था, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं था। मैं डरी सहमी उसी गाड़ी में ही छुप कर रही। आसपास कोई नहीं है। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद मैंने झांक कर देखा था। गाड़ी बंद हो चुकी थी और मैं अंदर फंस चुकी थी। कुछ ही देर में नजर सामने से आती हुई एक महिला पर पड़ी, जिसके हाथ में पर्स था और आंखों पर चश्मा था। उसके पास आने पर मैं एक बार फिर गाड़ी में छुप गई। वो औरत गाड़ी में बैठी और गाड़ी एक बार फिर चलने लगी। मन फिर आशंका से भर गया और मुझे खांसी आ गई, जिसे सुनकर उसने झट से गाड़ी रोकी और गाड़ी को चेक करते हुए उन्होंने मुझे पीछे देखा। मैं डरी सहमी सी एक कोना पकड़ ली थी। उसने मेरी हालत देख शायद अनुमान लगा लिया था या कहाँ जाए उसकी पारखी नजरों का कमाल था जो मेरे अंदर छुपे डर को उन्होंने पहचान लिया था। वो महिला कोई और नहीं, मिस नीलिमा थी। मुझे देख उन्होंने कहीं ना कहीं और शांत बैठे रहने को कह उन्होंने एक बार फिर गाड़ी दौड़ा दी। पिछले 1.5 सालों में इतना कुछ देखकर अनुभव कर लिया था, किसी पर सहज भरोसा नहीं होता था। मन में विचार आ रहा था, मैं एक बार फिर किसी मुसीबत में ही फंसने जा रही हूँ। एक अकेली किशोरी के लिए जीना इतना आसान कहाँ था। मैं वहीं बैठी हुई गाड़ी के रुकने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी तो वो नीलिमा जी मुझे एक जगह लेकर आई जहाँ मेरे जैसे ही और भी बच्चे थे। मुझसे ना डरने को कहते हुए मिस नीलिमा मुझे वहाँ से एक कमरे की ओर ले जाने लगी, जिस पर दरवाजा देखते ही मेरे बढ़ते कदम रुक गए। मेरी मनोदशा को समझते हुए नीलिमा जी मुझे वहीं पास ही पर पड़ी बेंच की ओर लेकर गई और मुझसे वहां बैठने को कह खुद भी वहीं बैठ गई। मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मिस नीलिमा मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। पहली बार किसी ने मेरे सर पर हाथ रखकर इतने धैर्य और प्यार से कुछ पूछा था। मेरा डर थोड़ा कम हो गया, लेकिन भरोसा मैं अभी भी नहीं कर पा रही थी उन पर। मिस नीलिमा मेरी परेशानी समझ उस जगह के बारे में बताने लगी थी।
वहीं पता चला वो एक बाल सुधार गृह था, जिसमें वो बच्चे वहां रहने आते थे जो कम उम्र में किसी न किसी अपराध में लिप्त थे, जिन्हें वहां भेजकर सही गलत की शिक्षा दी जाती थी। मिस नीलिमा वहां एक कर्मचारी थी जो नियमित रूप से उन बच्चों से मिलने आती थी और उनके साथ समय व्यतीत कर उन्हें सही रास्ता दिखाती थी। मैं वहीं बैठी हुई सब समझने की कोशिश कर ही रही थी। मिस नीलिमा मुझसे काफी देर तक इधर उधर की बातें करती रही। कभी वो मुझे उन बच्चों के बारे में बता रही थी तो कभी वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों के बारे में बता रही थी। वहां खाना खाने का समय हुआ तो सब बच्चे वहां से एक पंक्ति में जाने लगे। मिस नीलिमा मुझे भी वहां से उनके साथ ही ले गई और भोजनालय कक्ष में जाकर सब इकट्ठे हो पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे। मिस नीलिमा और बाकी कर्मचारी भी उनके साथ ही बैठ गई और भोजन करने लगी। उनके व्यवहार से मैं सहज होने लगी थी। भूख लगी थी सो झिझकते हुए भोजन करने लगी। मिस नीलिमा मुझसे बातें भी करती जा रही थी। धीरे धीरे मैं सहज हुई और उनसे खुलकर बातें करने लगी। मैंने उन्हें अतीत के बारे में बताया, जिसे सुन वो मुझे समझाते हुए बोली, मेघा, अतीत सबका होता है। हमें उस अतीत को पकड़कर वर्तमान की खुशियों को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि अतीत को अतीत में छोड़कर हर पल को मुस्कुरा कर जीना चाहिए। मेघा, नाम सुन मैं बोली, मेरा नाम मेघा नहीं श्यामली है। तो मिस नीलिमा कहने लगी, श्यामली अब नहीं रही, आप मेघा हैं। मेघ से श्यामल वर्ण वाली मिस नीलिमा की बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने लगी। मिस नीलिमा मेरे साथ बातें करती, खेल खेलती, अच्छे बुरे इरादों में पहचान करना सिखाती। उनसे मिलकर मुझे समझ आया वास्तव में माँ कैसी होती हैं। मैं मिस नीलिमा को माँ कहकर संबोधित करने लगी। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था सो पढ़ाई लिखाई भी करवाने लगी। मुझे धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई की महत्ता समझ आने लगी। समय गुजरने के साथ मिस नीलिमा मुझे अपने साथ अपने घर ले आई, जहां मुझे पता चला मैं जिसकी गाड़ी में छुपकर वहां आई थी वो व्यक्ति उनका भाई था जो उधर से गुजर रहा था। मैं मिस नीलिमा और उनके भाई के साथ रहने लगी। धीरे धीरे मैं पढ़ना लिखना सीख गई थी। तब मुझे पता चला रिवाज के नाम जो मेरे जैसी लड़कियों के साथ होता था वो गलत था। शिक्षा की कमी के कारण विशेष तबके के लोग इस प्रथा को अभी तक निभा रहे हैं। मैंने मिस नीलिमा से इस बारे में बात की और हमने साथ मिलकर इस प्रथा के विरुद्ध उचित कदम उठाने का निर्णय लिया। जहां मैंने संघर्ष के जरिए दुल्हन वाले हाट को रोकने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। साथ ही वह अपनी वास्तविक पहचान बताए बिन मिस नीलिमा की मदद से उन सबको शिक्षा के महत्व समझाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाने लगी, जिस बारे में प्रयास अब तक जारी है। इसी उम्मीद में एक दिन हम इसमें अवश्य सफल होंगे। मेघा बेटा, चले अब हमारी शिक्षा की जागरूकता के लिए निकालने वाली रैली का समय हो रहा है। आपने सारे बैनर और बच्चों को तैयार कर लिया है ना इसके लिए? मिस नीलिमा ने डायरी बंद करते हुए गाड़ी ड्राइव कर रही मेघा से पूछा। नीलिमा को सुन मेघा बोली, हाँ माँ, सब हो गया है। मुझे यकीन है हम मिलकर जल्द ही शिक्षा के जरिए इस प्रथा को समाप्त करने में कामयाब होंगे। नीलिमा बोली, सिर्फ प्रथा को ही खत्म नहीं करना है मेघा, बल्कि हमें लोगों से जागरूकता भी भरनी होगी, जिसमें भविष्य में कोई श्यामली इस प्रथा का शिकार ना बने। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।